साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो सेक्शन सी के मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे थे। अब उसी के क्रम में कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, जो कि बहुत आसानी के साथ आप कर सकते थे। उसी के क्रम में आपका एक मैचिंग का क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खास तौर से बॉटनी वाले बच्चों के लिए तो ये बोनस रहा होगा। बट फिर भी जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, उनको भी ये चीज़ें करनी चाहिए थी, क्योंकि इसका ज़िक्र हमने किया हुआ है, हाइलाइट किया हुआ है। तो यहाँ पर क्या था कि आपके कुछ प्लांट के पैथोजन दिए गए हैं, उनके टैक्सोनॉमी ग्रुप्स दिए गए हैं, आपको इनको क्या करना है, मैचिंग में करना है। अब जब आप इनको देखेंगे तो आपको बहुत सारे नाम जो होंगे वो आपको नए दिखेंगे, लेकिन एक नाम से आपको फ़ैमिलियर होना चाहिए और वो है आपका फाइटोफोरा इन्फेस्टेंस। फाइटोफोरा इन्फेस्टेंस क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? क्योंकि ये आपका एक डिज़ीज़ कॉज़ किया था, जिसको हम लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो बोलते हैं एंड ओकेजनली ऑफ टोमेटो में भी करता है। इसी की वजह से ग्रेट आइरिस फेमिनिन हुआ था, जो कि आपका फेमाइन यानी कि अकाल पड़ गया था आयरलैंड में, ठीक है? 1845 से 47 के बीच में हुआ था ड्यू टू द लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। और इसी तरीके से आपकी एक और डिज़ीज़ होती है, जिसको हम अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो बोलते हैं, ठीक है? और ये मैंने आपको बहुत अच्छे से हाइलाइट करने को बोला था, और ये मैं अपने कह सकते हैं कि प्रमाण के तौर पे मैंने यहाँ पे ये लगा भी दिया है कि एक मेगा रिवीजन के समय हमने एक वीडियो किया है, जहाँ पे हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का क्विक रिवीजन किया और प्लांट को फोकस करते हुए। और यहाँ पर मैंने देख लीजिए आपको बहुत अच्छे से हाइलाइट किया है फाइटोफोरा इन्फेस्टेंस, जिससे आपका लेट ब्लाइट डिजीज ऑफ द पोटैटो होता है, और ये आपका जो होता है, ये आपका ऊमाइसीटीज फैमिली में आता है। तो अगर आपने इस पर्टिकुलर लेक्चर को हमारे अच्छे से देखा होता, तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो यानी कि ये आपका जो फाइटोफोरा इन्फेस्टेंस है, ये आपका ऊमाइसीटीज फैमिली में आता है। तो ए का आपको सेकंड से लगाना है। अब ए का सेकंड जो है वो आपका एक ही ऑप्शन में रखा है, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इसी वजह से कहता हूँ कि जरूरी नहीं है कि आपको सारी चीजें पता हो। अगर आपको सब चीज़ें नहीं भी पता है, तो भी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी सोलेनिशियम यानी कि रेस्टोनिया सोलेनिशियम जो है, ये आपका बैक्टीरिया है। इसको भी आपने कहीं न कहीं सुना होगा, बट फिर भी ये क्वेश्चन जो था वो आपका फाइटोफोरा इन्फेस्टेंस से आपको कर लेना चाहिए था। अगर आपने नहीं किया तो आपको ध्यान रखना होगा कि एक-एक लेक्चर्स को आपको अच्छे से पढ़ना होगा। ये नहीं सोचना होगा कि ये लेक्चर तो सर ने डीबीटी के टाइम पे पढ़ाया था, जो कि मैंने ये डीबीटी जेआरएफ 2023 की जब मैं प्रिपरेशन करा रहा था, तब मैंने ये लेक्चर आपको पढ़ाया था। ठीक है? बट ये नहीं है कि उसमें से क्वेश्चन नहीं आएँगे, ठीक है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और आपके सामने साक्ष्य है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैंने हाइलाइट किया था और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन जो कि आपको केवल और केवल घुमाया है, कह रहा है कि एक रिसर्चर है जो इंटरेस्टेड है डिटेक्टिंग द पैरासाइट डिराइव्ड एंटीजन इन द प्लाज्मोडियम फ्लैसीपेरम। प्लाज्मोडियम फ्लैसीपेरम जैसे ही आपको आना चाहिए, तैसे आपको याद आ जाना चाहिए कि ये आपका मलेरिया कॉज़ करता है, और मलेरिया में जो आपका सेरिब्रल मलेरिया होता है, यानी कि जो सबसे घातक मलेरिया होता है, वो आपका प्लाज्मोडियम फ्लैसीपेरम से होता है। बाकी आईसीएमआर आने वाला है, मेडिकल वाला एग्ज़ाम है, तो हम मलेरिया को डिटेल में आपको पढ़ाएँगे, बट इतनी चीज़ें तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है? इन्फेक्ट करता है आरबीसी को, बिल्कुल सही बात। द फॉलोइंग लेबलिंग एक्सपेरिमेंट्स वर परफॉर्म किया गया फॉलोड बाय द इम्यूनोप्रेसिपिटेशन, यानी कि इम्यूनोप्रेसिपिटेशन का मतलब है विथ एंटीबॉडी का मतलब है इन्होंने क्या किया है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग किया है भैया, ठीक है? अगेंस्ट द प्लाज्मोडियम फ्लैसीपेरम प्रोटीन एंड ऑटो रेडियोग्राफी जनरेट किया है। अब कह रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट लेबलिंग एक्सपेरिमेंट टू प्रीडोमिनेट डिटेक्ट द पैरासाइट डिराइव्ड एंटीजन को डिटेक्ट करेगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, आप कितना अच्छा इसको सोच सकते हैं। पहली बात, इन्होंने वेस्टर्न ब्लॉटिंग किया है, ठीक है, या इम्यूनो प्रेसिपिटेशन किया है और बोल भी दिया कि भैया हम प्रोटीन को देखने में इंटरेस्टेड हैं। तो प्रोटीन को अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आप इसमें याद करना चाहें, जब आप डीएनए पढ़ते थे, ठीक है? जब आपने डीएनए का मैंने पूरा आपको पढ़ाया है, जहाँ पे हर्षा चेस का एक्सपेरिमेंट्स था और जहाँ पे उन्होंने उसको अनइक्विवोकल प्रूफ किया कि डीएनए जो है वो आपका जेनेटिक मटेरियल है, वहाँ पे उन्होंने फॉस्फेट और सल्फर का इस्तेमाल किया था। याद आया कहानी? ठीक है। उसी तरीके से आप इसको सोच सकते हैं कि चूँकि यहाँ पे प्रोटीन की बात हो रही है, तो जो आपने मेथियोनिन से लेबल किया है, वही तो आपको दिखेगा एंटीजन में। भाई, अगर आपको रिप्रेजेंट कराना है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विद द लेबलिंग एक्सपेरिमेंट टू डिटेक्ट द पैरासाइट डिराइव्ड एंटीजन आपको देखने को मिलेंगे। तो एंटीजन जो होगा वो बाइंड करेगा, ठीक है? यानी कि आपके प्रोटीन्स होगा, तो यानी कि आपने किससे लेबल किया होगा? सल्फर कंटेनिंग, सल्फर का 135वां अमाइनो मतलब सल्फर का 35वां आइसोटोप मेथियोनिन के साथ जब आपने किया होगा, तो आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। अब चूँकि आपने प्रोटीन इम्यूनो प्रेसिपिटेशन किया है, तो आपका डीएनए से कोई लेना-देना नहीं है। इसीलिए जो पहला ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट नहीं होगा कि अगर आपने फॉस्फेट P32 जो आपने किया होता है, अगर यहाँ पे डीएनए की कहानी आती, तब जाके, चूँकि डीएनए का जब न्यूक्लियोटाइड बनता है, वहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है, तब वो वहाँ पे आता।
बाकी आयोडीन का तो भैया प्लाज्मोडियम और इन सब से तो कोई लेना-देना ही नहीं है, तो आपको ये भी नहीं टच करना है और हाइपोज़ैंथिन भी आपको नहीं करना है। तो इसका जो राइट आंसर निकलेगा वो आपका सी निकलेगा और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन इन्होंने डिराइव किया है। सी ओनली जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 70, 35, 94 ये आपकी क्वेश्चन आईडी है। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो आपका सेकंड बनेगा और ये क्वेश्चन को मैं स्टार दूँगा कि बहुत अच्छा क्वेश्चन डिराइव किया। सिर्फ़ केवल और केवल पूरी एक स्टोरी बना के आपको कन्फ्यूज़ किया है और कुछ भी नहीं करना था। बस प्रोटीन की बात थी, अमाइनो एसिड देख रहे थे, मेथियोनिन और मेथियोनिन सल्फर के साथ था और बहुत ज़्यादा अगर आपको सोचना था, तो आपको डीएनए बायोलॉजी वाला वो एक्सपेरिमेंट याद करना था हर्षा और चेस का। ठीक, ये कहानी आपकी हो गई। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो कि मेरा ही पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है 70, 36, 11। अब आप कहोगे कि सर ये सब चीज़ें कैसे याद कर सकते हैं या कैसे याद करें? लेकिन अब जो भी है भाई या तो फिर आप बहुत बड़ी क्षमता रखते हैं कि आप जिस तरीके के सीएसआईआर ने इस बार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछ लिए, या तो आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर डालो और नहीं कर सकते हैं या उसमें थोड़ा-सा कम बिलीव है, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। अब इसमें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो कि आपको कॉलम एक्स में दिया है और कॉलम वाई से आपको मिलाना है। अब इसमें भी मैं आपको दिखाऊँगा कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ है, ये मैंने अपने चैनल पे कवर करके रखा हुआ है और आज नहीं कवर किया है। ये ब्लड क्लॉटिंग का लेक्चर है, विटामिन के का है, जब यूपीएचएससी 2022 या आईसीएमआर को जब मैं टारगेट कर रहा था 2022 का, तभी मैंने इसको करा दिया था और एक बहुत सुंदर सा चार्ट मैंने यहाँ पे लगाया था, ठीक है? जिसमें आपको बहुत सारे ब्लड फैक्टर्स के नाम दिए गए थे। तो इसमें आप देख लीजिए, इस चार्ट में आपको हैगमैन फैक्टर देखने को मिलेगा जो आपका 12 है और स्टुअर्ट पावर जो है ये आपका 10वां फैक्टर है। तो यानी कि 10वां फैक्टर जो है वो आपका स्टुअर्ट पावर, यानी कि स्टुअर्ट पावर को आपको 10वें से मिलाना है, तो यानी कि डी का थर्ड होगा। अब डी का थर्ड मुझे 2 ऑप्शन में मिल रहा है। तो पहली बात तो 2 कैंसल हो गए, हालाँकि यहाँ पे इन्होंने बहुत अंदर घुस के चले गए हैं, ठीक है? जो इन्होंने कह सकते हैं कि कुछ अलग-अलग फैक्टर्स के नाम दे दिए गए हैं, जो कि मैंने सर्च भी किया। मैं आपको दिखा देता हूँ कि खैर इतने से तो आप इसके नज़दीक तो पहुँच गए। बट इसके बाद क्या है कि जब आप इसको पढ़ते हैं, तो जो 12वां फैक्टर होता है, वो आपका हैगमैन फैक्टर होता है, ठीक है? ये देख लीजिए, आपका 12वां फैक्टर जो है वो आपका हैगमैन है, 10वां आपका स्टुअर्ट है, 9वां आपका क्रिसमस फैक्टर होता है और 13वां फैक्टर जो होता है ये आपका लॉकी लोवर्ड फैक्टर्स होता है। यहाँ पे एक नाम दिया गया है लॉकी लोरैंड फैक्टर। एक्चुअल में यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ी-सी इनसे मिसप्रिंटिंग हुई है। ये जो फैक्टर लिखना था इनको, यहाँ पे 13वां फैक्टर होता है, ठीक है? तो अगर फिलहाल भी अगर आपने इसको उतना नहीं ध्यान दिया, ठीक है? अगर आप इसमें 12 की तरफ अगर आप जाते हैं, जो कि इन्होंने 12 लिखा था, चूँकि 12 तो आपका ऑलरेडी हैगमैन फैक्टर है, तो हैगमैन फैक्टर तो ये नहीं होगा। ठीक है? तो लॉकी लॉरेंट जो होता है ये आपका 13वां फैक्टर है, तो यानी कि आपको 13वें को मिलाना था किससे? लैकी लॉरेंट से, तो यानी कि ए का क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन होगा, तो यानी कि थर्ड जो होगा वो इसका राइट आंसर बन जाएगा। बाकी कुछ इन्होंने यहाँ पे प्री के 1 और एचएमडब्ल्यू के जो है ये इन्होंने नए तरीके से डिराइव करके, मतलब कुछ और अंदर ही घुस गए हैं, बट फिर भी उनको पता है कि अगर स्टूडेंट ने इतनी पढ़ाई की है तो वो उतना ले जाके ट्रैक कर लेगा। ठीक है? तो ये भी क्वेश्चन पढ़ाया हुआ क्वेश्चन था, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं था। तो 70, 36, 11 जो होगा उसका राइट आंसर आपका थर्ड बनेगा। बट फिर भी अगर आपने मेमोरी नहीं, मतलब ध्यान में था, आपने छोड़ा है तो कोई बात नहीं, बट स्टिल फिर भी मैं कहूँगा कि थोड़ा-सा कोशिश करिए कि आप इन सब चीज़ों को भी याद करने की क्षमता रखें। बाकी मैंने यहाँ पे लगा दिया है और मैंने ये भी लगा दिया है कि चूँकि सीएसआईआर की तरफ से यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, जो कि मैंने गूगल पे भी सर्च किया, तो जो आपका फैक्टर 13 होता है वो आपका लकी लोरैंड फैक्टर होता है, जो कि इन्होंने यहाँ पे 12वें को लिख दिया था। ठीक है? तो 12वां नहीं है, वो 13वां फैक्टर होता है और इसी के क्रम में शायद मैंने ये देख लीजिए, एक चार्ट मैंने और लगाया है जो कि आपको और एक सुंदर सा चार्ट मिल जाएगा, जो भी मुझे मिले चार्ट्स, ठीक है? तो ये आप देख लीजिए, ये जितना भी मैंने गूगल पे सर्च किया है, 13वां आपका लैकी लोरैंड फैक्टर है, ये आपको यहाँ मिल जाएगा और जो आपका 12वां होता है, वो आपका हैगमैन फैक्टर होता है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। इस चार्ट में भी लैकी लोरैंड फैक्टर जो है, ये आपका 13वां फैक्टर है, तो आगे से याद रखना, क्रिसमस फैक्टर, ठीक है? स्टुअर्ट पावर फैक्टर, बाकी कैल्शियम कौन-सा है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है भाई, इसको याद रखना, हल्के में मत लेना। सीएसआईआर कुछ भी क्वेश्चन आपसे डिराइव कर सकता है। तो ये भी मेरे चैनल पे ऑलरेडी कवर था। इसके बाद एक और क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा गया है 70, 35, 79, गिवन बिलो आर सम कंपोनेंट दैट कुड पोटेंशियली इन्फ्लुएंस मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी। ये बहुत दिन से मैं इंतजार कर रहा था। जब मैंने चैनल क्रिएट किया था तब से मैंने इसको पढ़ा दिया था। ये मेरा वीडियो भी अवेलेबल है, जहाँ पे हमने बायो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में पूरा एक लेक्चर दे दिया था, जहाँ पे हमने केवल और केवल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को डिस्कस किया है बेटा, ठीक है? और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का मैं बहुत टाइम से इंतजार कर रहा था कि सीएसआईआर क्यों नहीं पूछ रहा है। इस बार पूछ के उन्होंने समझ लीजिए कि मेरी इंतजार को खत्म किया कि गिवन बिलो आर द सम कंपोनेंट दैट कुड पोटेंशियली इन्फ्लुएंस द मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी। तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो हमेशा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को कम करता है। ये तो होना ही होना है, तो 5वां ऑप्शन आपको मिलना चाहिए। ये आपका कैंसल हो गया।
फॉस्फोलिपिड की जो साइड चेन का सैचुरेशन होता है वो भी मैटर करता है कि वो डबल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है, तो यानी कि फोर्थ भी होगा, तो ये आपका कैंसिल हो गया। इसके बाद स्फिंगोलिपिड यानी कि जो उनके लिपिड के कंपोजिशन होते हैं वो भी रेगुलेट करते हैं, तो यानी कि थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जो होगा वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। और बाकी आपने कभी भी जी प्रोटीन को मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी से नहीं पढ़ा होगा, और ना ही उसके पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं जो उसको रेगुलेट करते हैं। तो इसका जो सबसे सुंदर आंसर बनेगा वो आपका स्फिंगोलिपिड्स बनेगा, कोलेस्ट्रॉल बनेगा और फास्फोलिपिड के साइड चेन बनेंगे। तो ये भी क्वेश्चन जो है वो करने वाला था, डुएबल था, क्वेश्चन पढ़ाया हुआ क्वेश्चन था, 4 नंबर में आपका बोनस क्वेश्चन था। तो यानी कि 70, 35, 79 क्वेश्चन आईडी है, और इसका जो राइट आंसर बनेगा बेटा वो आपका थर्ड बनेगा। ठीक है, तो ये भी हमारा लेक्चर कवर था। अब इसी तरीके से जो लास्ट ईयर हमने बायोटेक्नोलॉजी आपको पढ़ाया, वहां से क्वेश्चन आप देख लीजिए, कितना बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे उन्होंने ड्राइव किया है। जो बायोटेक की अभी रिसेंट में ही प्लेलिस्ट मैंने स्टार्ट किया था, जो हमने पूरा बायोटेक एंजाइम्स वगैरह को कवर किया। कह रहा है कि गिवन बिलो आर द फ्यू स्टेटमेंट रिलेटेड टू द एंजाइम एंड देयर फंक्शन इन द मॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब आपको इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट पहचानना है। पहला स्टेटमेंट है एल्कलीन फॉस्फेटेस रिमूव द 3 प्राइम फॉस्फेट फ्रॉम डीएनए एंड आरएनए। इसी तरीके का एक क्वेश्चन अगर आप मेरे साथ पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं तो आपको सीएसआईआर 2019 में एक क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा था। वो स्टेटमेंट यहाँ पे इन्होंने रिपीट किया है कि चूंकि एल्कलीन फॉस्फेटेज जो होता है, आपको पता है अगर आपने थोड़ी सी भी डीएनए पढ़ा होगा, तो 5 प्राइम पे फॉस्फेट होता है और 3 प्राइम पे ओएच होता है। तो अगर मैं फॉस्फेट को हटाऊंगा भैया, तो मैं 5 प्राइम से हटाऊंगा, ना कि मैं 3 प्राइम पे, क्योंकि 3 प्राइम पे तो मुझे फॉस्फेट दिख ही नहीं रहा है। तो यानी कि ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और उससे भी बड़ा सबूत ये है कि ये जो चैप्टर है, ये देख लीजिए, पूरा लेक्चर डेडिकेटेड है एल्कलीन फॉस्फेटेज पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज टर्मिनल ट्रांसफरेज। बस यहाँ पे मेरी गलती क्या है कि मैंने इस चीज को डीबीटी के टाइम पर पढ़ा दिया, और आपको लगा कि भैया सर ने तो डीबीटी के लिए पढ़ाया है और ये अब आईसीएमआर सीएसआईआर में नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरे जो कंटेंट हैं वो यूनिवर्सल हैं, उनको हल्के में मत लीजिए। जो चीजें मैं आपको पढ़ाता हूं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जीवन में आपको, चाहे आपके एग्जाम में कह लो, चाहे आपको आपके इंटरव्यू में कह लो, आपको बहुत काम आने वाले हैं। और 3 लाइन केवल एनसीईआरटी की बुक में लिखा है और वहीं से क्वेश्चन उठा दिया है इसने कि एल्कलीन फॉस्फेटेज जो होता है वो रिमूव करता है फॉस्फेट ग्रुप को फ्रॉम द 5 प्राइम एंड ऑफ द डीएनए। तो ये फॉल्स हो गया। अब जब आप दूसरे एंजाइम्स को आपने हमारे साथ पढ़ा होगा, तो आपने पढ़ा होगा polynucleotide kinase. So 5 prime end labeling of DNA molecule can be done by using polynucleotide kinase which transfer a phosphate group to the 5 prime end of the dephosphorylated DNA. ठीक है, अब आपको करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे करना था, तो बिल्कुल सही बात है भाई। क्या दिक्कत है इसमें? इसमें आपको क्या दिक्कत है भाई? ये जो आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज है, चूंकि आपने फॉस्फेट ग्रुप को लगाना है तो 5 प्राइम पर ही तो लगाओगे। यहाँ पे आप पढ़ लीजिए, 5 प्राइम टर्मिनस पे आप ऐड करते हैं फॉस्फेट ग्रुप इनटू द 5 प्राइम टर्मिनस, जो कि आपका एक तरीके का एलपी का, यानी कि जो जो काम एएलपी करता है ये उसका जस्ट वाइस वर्सा होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज। ये 5 प्राइम से हटा रहा था, ये 5 प्राइम पे लगा रहा है, तो यानी कि ये बात आपकी ट्रू हो जाएगी। तो यानी कि मुझे सी जो है वो मुझे करेक्ट मिलना चाहिए। तो दो ऑप्शंस मेरे कट गए। और S1 आपने पढ़ा होगा कि जो S1 न्यूक्लियस होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड रीजन को रिमूव करता है फ्रॉम द पार्शियल डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो बी आपका सही हो जाएगा, तो यानी कि इसका सेकंड आंसर जो होगा वो राइट हो जाएगा। बाकी दुनियादारी आपने एक्सो न्यूक्लियस टैकमैन प्रोब नहीं भी जानते हो तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। लेकिन शर्त इतनी है कि आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से सारी चीजों को कनेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, ये नहीं सोचना होगा कि सर ने तो इसको डीबीटी के लिए पढ़ाया है, या एक छोटी सी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में ये तो केवल एक पैराग्राफ ही दिया गया है, इससे हमसे क्या लेना देना है। लेकिन आप देख लो, इसी पैराग्राफ को ही फ्रेम करके इसने जो है वो क्वेश्चन को बना दिया है। ठीक है, तो बस यही चीज है कि आपको काफ़ी अच्छे से देखना पड़ेगा। और इस पूरे जब लेक्चर को आप देखोगे, पूरे बॉडी बायोटेक्नोलॉजी के लेक्चर को, तो हमने वहाँ पे सारे एंजाइम्स को बहुत डिटेल में और बहुत सहजता के साथ उसको कवर किया है, और एक-एक चीज़ को आपको एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है? तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाएगा। यहाँ तक आपका हो गया, बी एंड सी हो गया, सेकंड जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। अब इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, एक और क्वेश्चन 703601, ये आपका कैम पाथवे से क्वेश्चन है। अब आप कहोगे कि सर यार बहुत 5 स्टेटमेंट बहुत खतरनाक दे दिए थे, मुझे तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था। तो इसका भी मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ। अब इसमें आपको करना क्या था, केवल और केवल आपको करेक्ट स्टेटमेंट पहचानने थे, और सौरभ कौशल का एक लेक्चर देखना था, जो कि मैंने सीएसआईआर पीवाईक्यू सॉल्यूशन का एक वीडियो है जहाँ पे हमने कैम पाथवे क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अब इस पाथवे को अगर आप पढ़ोगे, और इसे सुंदर सा डायग्राम मैंने यहाँ पे लगवाया था,
ठीक है? और अगर आप इसको ज़रा-सा भी तसल्ली से पढ़े होते, तो आपको इतना दिख रहा था कि जो येलो कलर में है, मैलिक एसिड है, वो वैक्यूल में स्टोर हो रहा है। ये आपकी पूरी कहानी थी, दिन-रात वाली स्टोरी थी, ठीक है? स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा की कहानी आई थी, ठीक है? याद आया कुछ? तो ये पूरी चीज़ें जाके पढ़ लेना। तो यहाँ पे मैलिक एसिड स्टोर हो रहा है, मुझे दुनियादारी नहीं पता है, अब मैं इसी से ही आंसर निकालूँगा। अब देखिए ये कह रहा है कि जो यहाँ पे आपको पकड़ना है ड्यूरिंग द लाइट ऑक्सैलोएसिटेट प्रोड्यूस मैलेट दैट प्रोवाइड CO2 फॉर द कैल्विन बेंसन साइकिल इन द क्लोरोप्लास्ट। नहीं नहीं सॉरी, बी बी को फोकस करिए। ऑक्सैलोएसिटेट प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ पेप्केस इज स्टोर्ड इन द वैक्यूल ड्यूरिंग द डार्क। अब भाई वैक्यूल में तो यहाँ पे सर ने तो जो फिगर दिखाया था वहां पे तो केवल मैलिक एसिड स्टोर हो रहा है, और इन्होंने क्या कहा है ऑक्सैलोएसिटेट प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ पेप्केस इज स्टोर्ड इन द वैक्यूल। तो बी जो है वो मेरा फॉल्स है, जहां बी रखा है उसको सहजता के साथ हटा दीजिए। अब इस दो ऑप्शन में ए और डी आपको मिल गया, दोनों में रखा है, सी और ई में से आपको डिसाइड करना है। ठीक है, सी और ई में से आपको क्या करना है, डिसाइड करना है। अब आप इसको देख लीजिए। अब दूसरे स्टेटमेंट में कह रहा है कि ड्यूरिंग द लाइट ऑक्सैलोएसिटेट प्रोड्यूस मैलेट दैट प्रोड्यूस CO2 फॉर कैल्विन बेंसन साइकिल इन द क्लोरोप्लास्ट। अब ये कह रहे हैं कि ड्यूरिंग लाइट के समय जो ऑक्सैलोएसिटेट है वो पहले मैलेट प्रोड्यूस करेगा, तब ये कहानी होगी, लेकिन ऐसा है ही नहीं ना। ये तो पहले ही ऑक्सैलोएसिटेट जो था वो रात में ही कन्वर्ट हो गया मैलिक एसिड में। बाकी वो कुछ भी कर रहा हो, केल्विन साइकिल कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, लेकिन ये तो मैलिक एसिड तो पहले ही कन्वर्ट हो चुका है ना, तो आपको इसमें क्या दिक्कत आ रही है? तो यानी कि जो इसके कंट्रोवर्सी के स्टेटमेंट पे जाएँगे तो सी स्टेटमेंट भी जो होगा ये भी आपका फ़ॉल्स हो जाएगा। तो जो मेरा सही स्टेटमेंट बनेगा वो मेरा ए बनेगा, डी बनेगा, ई बनेगा। ठीक? कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, ठीक है? तो बस यही चीज़ें हैं कि अब आपको खुद समझना होगा कि सर ने क्या पढ़ाया है, कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाया है और कितने गंभीरता से आपको उसको पढ़ना है, ठीक है? और बाकी जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, वो भी आप इस पूरे लेक्चर को जाके पढ़ोगे, तो एक-एक पॉइंट जो है वो आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन शर्त इतनी है कि आपको थोड़ा तरीके से आपको जो होगा वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक हमने कवर कर लिया, जो भी इम्पोर्टेंट CSIR के क्वेश्चन थे जो इस बार के, जिसको हमसे सबक लेके हमें ICMR में अप्लाई करना होगा, हमें अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। और बाकी जो हमारा पेड वर्ज़न चल रहा है, जहाँ पे हम ICMR को टारगेट कर रहे हैं, वहाँ पे जो हमारे रिमेनिंग लेक्चर्स हैं, वो भी आपको जल्द ही प्रोवाइड हो जाएँगे। तो आशा है कि ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।